हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मनी एंड बैंकिंग पर अपना टॉपिक बैंकिंग। और बैंकिंग पर भी हम क्लासिफाई करेंगे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है उसका पार्ट में जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल बैंक एक्चुअली में है क्या। सेंट्रल बैंक, अगर हम इंडियन कॉन्टेस्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्टेस्ट में सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स और द सुप्रीम बॉडी। कौन सी बॉडी है? सुप्रीम बॉडी जो ऑपरेट करती है कंट्री के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, पूरे मॉनेटरी सिस्टम को सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है। तो पूरे सिस्टम का जो कंट्रोलिंग काम है स्पेशली फॉर द मॉनेटरी सिस्टम वो आरबीआई के पास है, वो सेंट्रल बैंक के पास है। इसमें भी जनरली जो हमें डिस्कस करना है वो आरबीआई को ही डिस्कस करना है। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हम तो क्या कह रहे हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर इसी को अमेरिका में देखेंगे तो इसी बैंक का नाम है फेडरल बैंक। और इंग्लैंड में जाएंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो डिफरेंट कंट्रीज में इसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं। ये नहीं कि हर जगह रिजर्व बैंक होगा, रिजर्व बैंक नहीं, इंडिया में हम इसे रिजर्व बैंक कह रहे हैं और डिफरेंट कंट्री में इसका नेम डिफरेंट होगा। बट हर कंट्री में एक ऐसी एपेक्स और सुप्रीम बॉडी होगी जो कि पूरे मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो हम आज समझेंगे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसका सिस्टम है, किस किस तरीके से वो काम करता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमर्शियल बैंकों को भी ऑपरेट करता है और गवर्नमेंट के वर्क को भी करता है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हो, सीधे सबसे पहले फंक्शन डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहले आते हैं हम फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। यानी कि आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक है इसके पास जो मेन फंक्शन है वो है करेंसी अथॉरिटी। यानी आरबीआई हैव ए एक्सक्लूसिव राइट, यानी मोनोपोली है, करेंसी इशू करने की मोनोपोली है किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई फ्रेश न्यू करेंसी यानी कि सभी तरह के नोट्स आरबीआई ही इशू करती है, ध्यान देना। बट 1 रुपीज का नोट इशू नहीं करती। जो 1 रुपीज का नोट है वो कौन इशू करता है? देखिए क्वेश्चन कभी कभी आता है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। 1 रुपीज का नोट और कॉइन्स, किसी भी वैल्यू का कॉइन्स क्यों ना हो, तो 1 रुपीज नोट एंड ऑल द कॉइन्स आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। और बाकी की जितनी भी करेंसी होती है इशू करता है आरबीआई। क्लियर हो गया ना हमारा कि आरबीआई का फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। तो सारा का सारा सिस्टम नोटों को इशू करने का वो आरबीआई के पास है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा समझ में आना चाहिए कि कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में कवर होने चाहिए कि भाई आरबीआई है तो गवर्नमेंट का ही पार्ट, तो गवर्नमेंट के पास अपना नोट इशू करने की मशीन है आरबीआई के पास, है ना। तो जितने चाहो उतने नोट छाप लो, जितने चाहो उतने नोट छाप लो और कंट्री में से गरीबी को खत्म कर दो। फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? आपको इसको भी समझ सकते हैं इसके अंदर कि करेंसी को इशू करने का राइट है आरबीआई के पास और गवर्नमेंट चाहे तो नोट इशू करा सकती है। तो फिर ऐसा क्या है कि हम बहुत सारे नोट इशू नहीं कर रहे हैं और हमारे अपने देश की गरीबी को कम नहीं कर रहे हैं? तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ गया होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा पुराने सिस्टम्स में, पुरानी, कि भाई इसके लिए आपको रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है, रिजर्व रखना पड़ता है। बट वो एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, वो एक लिमिटेड अमाउंट है जो ऑलरेडी रखी जा चुकी है। 200 करोड़ करेंसी अथॉरिटी में है, 200 करोड़ के आपको रिजर्व रखने हैं बस। 200 करोड़ कितना सा होता है? अब तो लाखों करोड़ की करेंसी इशू है, लाखों करोड़ की करेंसी इशू है। नियर अबाउट 15 लाख करोड़ की तो केवल 500 के नोट ही थे। अब आप सोचिए कि अब अगर बाकी सारी करेंसी देखेंगे तो कितना, तो क्या हम उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, हमने तो एक रिजर्व बनाया है। हमारी जो करेंसी है वो लीगल टेंडर है और हमने उसके लिए 200 करोड़ का टोटल रिजर्व बनाया है। और इस रिजर्व में भी 115 करोड़ का गोल्ड है हमारे पास और 85 करोड़ की है फॉरेन सिक्योरिटीज। और कितने ही नोट छाप रहे हैं हम, लेकिन
फिर भी हम उतने सारे नोट नहीं छाप रहे कि हमारे देश से गरीबी कम हो जाए। तो इसे समझिए। देखिए पहले तो मैं आपको समझा रहा हूँ करेंसी अथॉरिटी, इसमें आपको केवल इतनी लंबी डिटेल नहीं लिखनी है। द करेंसी अथॉरिटी इज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास राइट है, इसमें ही आपको लिखना है, जिसमें उसने एक रिजर्व बनाया है 200 करोड़ का, जिसमें 115 का गोल्ड है और 85 का हमारे पास है फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटीज। वो हमने इसके अंदर इंक्लूड करके 200 करोड़ का रिजर्व बना लिया। ठीक है ना। अब हम कितने ही नोट छाप सकते हैं, लेकिन अगर हमने बहुत सारे नोटों को छापा तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम बताएं तो जिम्बाब्वे का है, जिन्होंने बहुत सारे नोट छापे और उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बेकार हो गई, तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। तो अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करना है तो नोट जो आपको छापने होंगे वो अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, रिसोर्सेज की सप्लाई भी तो करनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग नए नोट छापने हैं। ये नहीं कि हमारे पास कुछ बच्चे कहते हैं, या कहीं मैंने पढ़ा है, कुछ बच्चों को सुना है, तो क्या कह रहे हैं, भाई नए नोट इसलिए नहीं छाप रहे हैं कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है। वर्ल्ड बैंक कौन होता है हमारे नोट छापने पर? कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसका जो कागज होता है वो इंडिया में नहीं बनता, वो हमें दुनिया के दूसरे देशों से लाना होता है और वो हमें लिमिटेड देता है, इसलिए हम नोट नहीं छापते हैं। दिस आर द फुलिश आंसर्स। ये आंसर्स नहीं है, कोई बेसिक आंसर ये नहीं होते कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। अरे इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, क्या आपको लगता है कि हमारे पास पेपर इंडस्ट्री नहीं है? हमारे पास सारी अथॉरिटी है, हमारे पास सारा पॉइंट्स हैं, फिर भी हम नोट नहीं छाप रहे हैं। उसका कारण है कि मनी की सप्लाई बहुत सारी हो जाएगी, और मनी की सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगी तो लोगों के पास मनी तो होगी लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे खरीदने वाले, तो फिर वो करेंसी फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और आप एक छोटे से प्रोडक्ट को भी मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको उसके लिए लाखों रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप? तब भी तो बेकार हो जाएगा, और पूरी दुनिया आपके उस नोटों को लेगी नहीं, आपकी वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको इस पॉइंट को समझना है करेंसी अथॉरिटी के लिए। ये आरबीआई का अपना राइट है। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट यानी आरबीआई केवल नोट ही इशू नहीं करता, बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं गवर्नमेंट के वो भी पूरा कराता है। इवन दिस जो गवर्नमेंट को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो आरबीआई पूरा कराता है। कोई सिक्योरिटीज का सेल परचेज का काम होता है वो आरबीआई करता है। गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट या अपने कैपिटल अकाउंट, उनका जो मेंटेन का काम है वो भी आरबीआई के पास है। यानी गवर्नमेंट का जो सारा सिस्टम है वो आरबीआई ही देखता है, तो इसलिए हम इसे बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहते हैं। यानी गवर्नमेंट का पूरा प्रोसीजर आरबीआई के आसपास ही घूमता है, वही उसके अकाउंटिंग सिस्टम को फिलअप कराता है, उसकी जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कराता है। तो आप देखिए, एक फंक्शन हो गया हमारा करेंसी अथॉरिटी, एक हो गया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब इसका काम क्या है? अब आप देखिए, कॉमर्शियल बैंक में आप जाते हैं, बैंकों में तो आप गए होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ गए होंगे, तो बैंकों में जाते हैं, बैंक का रोल क्या होता है? बैंक का रोल होता है जो कस्टमर आए हैं उनके डिपॉजिट को आप इकट्ठा कर लीजिए, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें पैसा लौटा दीजिए, लोन दे दीजिए। तो वो सभी काम जो कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करते हैं वही काम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स के लिए करता है, कॉमर्शियल बैंक के लिए करता है। समझ रहे ना? तो ये जो हमारा जो कंसेप्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, तो ये सारा रोल बिल्कुल सेम टू सेम ही है। अब आरबीआई पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम फेल करता है, तो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम को मेंटेन करेगा, वरना पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा हमारा। तो सुपरवाइजरी रोल में क्या करना है कि भाई आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, मनी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बैंकों को, तो आरबीआई देता है। आपके पास जो फंड्स हैं उनको आरबीआई इकट्ठा करता है। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बैंक रेट के बारे में बताया था, नहीं तो बता दे रहा हूं आपको बैंक रेट। तो बैंक रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन चाहिए तो आरबीआई दे देगा बैंक रेट पर, आप ले लीजिए बैंक रेट पर लोन। तो यहां पर मेरा जो कहने का पर्पज है, सारा सुपरवाइजरी सिस्टम ये काम करेगा। सुपरवाइज सिस्टम में और भी कई चीज आती हैं कि भाई कंट्रोलिंग क्रेडिट है, बैंकिंग अपने सिस्टम को प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग का पूरा लाइसेंस सिस्टम भी आरबीआई के थ्रू ही कवर होता है। यानी कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, बैंकर्स का बैंक है यानी सारे बैंकों का बैंक, यानी कि सभी बैंकों को अल्टीमेटली आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना पड़ता है। और जो आरबीआई है वो उन्हें सुपरवाइज करता है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू दैट काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रेडिट क्रिएशन का, तो ये तो इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा क्रिएट कर देंगे, तो उस क्रेडिट क्रिएशन पर भी कंट्रोल करते हैं। एक होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। देखिए बैंकिंग सिस्टम में मनी की सप्लाई आपने पढ़ी, लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपने जब देखा होगा वीडियो के अंदर, तो वीडियो में क्या खास बात थी कि जितना कैश था वो तो हमने आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया भाई, रिजर्व के रूप में पहुंचते पहुंचते हमने तो 5 टाइम कर दिया था। तो 5 टाइम कर दिया तो आरबीआई के पास तो पैसा पहुंच गया, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है उसके पास पैसे की शॉर्टेज है और अचानक प्रॉब्लम हो सकती है। हमने जो रिजर्व बनाए हैं, हमने जो लिक्विड रेशो अपने लिए रखा हुआ था, उस लिक्विड रेशो से ज्यादा की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी अब बैंकों को जो पैसे की रिक्वायरमेंट आती है, लोन की जो रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है आरबीआई, यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम को संभाल कर रखता है। वो सारे जो उधार है उसका लास्ट का रिजोर्ट कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई में 3 टर्म्स यूज हुई, तो एक तो मैंने आपको बताया था बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक रेट यानी कि जब बैंकिंग को शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टाइम में के लिए कुछ लोन चाहिए, तो वो कॉमर्शियल बैंक कहां से ले सकते हैं? रिजर्व बैंक से। तो वो जो रेट होगा इंटरेस्ट का रेट, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। एक होता है रेपो रेट, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए कॉमर्शियल बैंक को, तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो होगा रेपो रेट। अब कुछ पैसा आरबीआई, भाई आप तब तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार ले रहे थे, तो कुछ पैसा कॉमर्शियल बैंकों ने भी तो आरबीआई को दिया हुआ है, उस पर जो इंटरेस्ट उन्हें मिलता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर आप जनरली देख रहे होंगे तो आजकल जो रेपो रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? आजकल 4% रेपो रेट चल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो आप समझिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट के बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब आप ध्यान से देखिए, हमारी इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, उस पूरी फॉरेन करेंसी को जब कस्टोडियन है, उस पूरे फॉरेन करेंसी को जो मैनेज करता है वो आरबीआई करता है। अगर आप देखेंगे पूरे सिस्टम में, अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे भाई डॉलर बढ़ गया, रुपया कमजोर हो गया, रुपया बढ़ गया, डॉलर कमजोर हो गया, तो देखो सिस्टम आप समझिए कि डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो फॉरेन करेंसी है या इंडियन करेंसी है रुपीस, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है। कभी कभी क्या होता है, रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या इसका कोई अपोजिट पार्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आरबीआई तो वर्क करता है, आरबीआई उस पूरे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग। यदि रुपए की वैल्यू लगातार रिड्यूस हो रही है तो क्या करता है आरबीआई? उस फॉरेन करेंसी को बाहर निकालता है और सप्लाई को बढ़ा देता है। किसकी सप्लाई? डॉलर की सप्लाई को। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो गया? जो रुपए की वैल्यू थी वो कंट्रोल हो गई। तो वो कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई कस्टोडियन है पूरी के पूरे फॉरेन एक्सचेंज का, यानी पूरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को जो रेगुलेट करता है, उसकी जो कस्टडी है वो आरबीआई के पास होती है। एक होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको ये 7 के 7 पॉइंट लर्न करने हैं, लेकिन करने पड़ेंगे। एग्जाम में वो आपसे 2 या 3 पॉइंट पूछ सकता है और डायरेक्ट पूछ सकता है। वो पूछ लिया करेंसी अथॉरिटी, दैट मींस आपने तो बाकी पढ़े हैं तो करेंसी अथॉरिटी ही लिखनी है ना आपको। उसने आपसे पूछ लिया बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, दैट मींस कि आपको बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ही लिखना है। तो आप सिस्टम को समझिए कि अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको हर पॉइंट को ही समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में कोई से भी 2 या 3 पॉइंट देकर वो डिस्कस करा लेता है। तो हमारे पास हो गया क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये है क्या? देखिए आरबीआई जितने भी बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम होते हैं, वहां पर अपनी एक यूनिट बनाकर चलता है। जनरली तो आरबीआई बनाता है, आरबीआई नहीं होता है तो वहां पर एसबीआई इस काम को कंट्रोल करता है आरबीआई की तरफ से, क्लियरिंग हाउस का। अब आप देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, आपके पापा भी बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैं मतलब हूं नहीं बिजनेसमैन, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने गुड्स सेल कर रहा हूं और बहुत सारे कस्टमर से मुझे चेक मिले। क्या सभी लोग मुझे उसी बैंक अकाउंट का चेक देंगे जिस बैंक में मेरा अकाउंट है? सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, देन पंजाब नेशनल बैंक में तो मेरा अकाउंट है, तो मुझे जो चेक मिले वो तो बहुत सारे बैंकों से मिले। कोई एचडीएफसी का है, कोई आईसीआईसीआई का है, कोई कैनरा बैंक का है, कोई एसबीआई का है, तो डिफरेंट बैंक्स हैं। अब डिफरेंट बैंक्स के कस्टमर्स ने मुझे डिफरेंट चेक्स दिए, मैं क्या करूंगा उन चेक्स को? मैंने तो उन चेक्स को उठाकर बैंक में डिपॉजिट करना है। बैंक में अकाउंट कहाँ है मेरा? पीएनबी में।
तो मैंने सारे अकाउंट, सारे चेक डिपॉजिट कर दिए अपने अकाउंट में, अब वो मेरे अकाउंट में कैसे डिपॉजिट होंगे? तो कोई तो अकाउंट है, मतलब कोई तो चेक है हमारा कैनरा बैंक का, और कोई चेक है एसबीआई का, कोई ये बैंक है आईसीआई बैंक का, कोई एचडीएफसी है। तो उन सभी के लिए आरबीआई ने क्लियरिंग हाउस खोला हुआ है। तो वो सभी चेक उस क्लियरिंग हाउस में जाएंगे और उन पर्टिकुलर पर्संस के अकाउंट से पैसा कटेगा उन बैंकों से और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसे कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यानी कि बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और एक ही बैंक डिफरेंट बैंकों के चेक्स को कैश करा दिया। तो किसने करा दिया? क्लियरिंग हाउस फंक्शन नहीं होता तो एक बहुत बड़ा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ता। मान लो दो बैंक तो आपस में नहीं वर्किंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तो आरबीआई क्या कर रहा है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन उसने खोल लिया है। मैंने कहा ना, आरबीआई के अपने बैंक्स हैं, अपना एक फंक्शन है, यूनिट बना के चलते हैं, और जहां पर वो नहीं भी होता तो एसबीआई करता है उसको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो राइट दे देता है कि वो इस क्लियरिंग हाउस फंक्शन को काम करता है। यानी कि सारे चेक्स के पेमेंट का सिस्टम आरबीआई के थ्रू होता है। तो इसलिए आरबीआई क्या काम करता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। कौन सा काम है बेटा? क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट यानी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा ना हो जाए, उसके लिए जो क्रेडिट कंट्रोल है वो आरबीआई कराकर चलता है। किन बैंकों से? कॉमर्शियल बैंकों से। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कॉमर्शियल बैंक, और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर सकते हैं अगर हमारी बैंक रेट कम होंगी। यानी कि जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, सीआरआर, एसएलआर बताया था ना, अगर वो रेट जितने कम होंगे बैंक्स बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम उन रेट्स को बढ़ा देते हैं, और डायरेक्ट भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है आरबीआई डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आप इससे ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते इकोनॉमी में, क्योंकि ज्यादा करने से मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। तो उसे कंट्रोलिंग का काम, यानी पूरा मॉनेटरी सिस्टम का कंट्रोलिंग का काम आरबीआई के पास है। चाहे वो नोट इशू करके हो, चाहे वो क्रेडिट कंट्रोल करके हो, चाहे बैंकों को सुपरवाइज करके हो। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आरबीआई का फंक्शन एक्चुअली में है क्या। तो आपको ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको किसी पॉइंट्स में भी कमजोर नहीं पड़ना है कि टॉपिक्स है क्या, पॉइंट है क्या। ठीक है मेरे बच्चा, तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप बताएंगे मुझे। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे भी जरूरी चीज है कि अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।